हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्विनर TG2 ITI वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दोस्तों, यह इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। चैप्टर 4 का यहाँ पर डिटेल में आया हुआ है दोस्तों, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 क्या है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली है। अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, ये दोस्तों आपका चैप्टर 4 आपका ये डिटेल में है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं चैप्टर 4 का। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता भी रहेगा। और दोस्तों, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको डिटेल मिलने वाले हैं और फिर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर मिलने वाले हैं आपको। और दोस्तों, ये बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है दोस्तों? चैप्टर 4 में यहाँ पर पहला आपका आया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या है ये? वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रभाव दिशा एवं निश्चित दर पर, वह विद्युत धारा है जिसका मान एवं प्रभाव दिशा, प्रभाव दोस्तों, प्रवाह और दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाती है। या दोस्तों, हमारे देश में AC उत्पन्न करने के लिए समानता आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है अपने देश में, मतलब भारत देश में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ये AC अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये आपका फिगर है, और कुछ क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, कुछ फिगर्स आपका आगे आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो फिगर जो आपका था, वहाँ पर सेम फिगर ये आपका है। वहाँ पर तो फिगर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये रहा वेक्टर रोटेशन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोटेशन, फेज और साइन यू सॉर्डल वेव इन द टाइम डायमंड, दोस्तों ये है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबरिंग किया गया है। यहाँ पर 80 है और ये AM है, साइन ओमेगा टी, और प्लस फाई है, यहाँ पर प्लस में है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओमेगा टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 30 से 150 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 180 से 360 डिग्री, और नीचे का देखिए दोस्तों 110, 210, 270, 330 है। इसमें दर्शाए गए हैं दोस्तों आपका फिगर, यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे। और कुछ फिगर आपका आ गया है, उसमें भी देखते हैं क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या है दोस्तों? ये वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 0 से स्टार्ट है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो माइनस में है, -120, -240, और प्लस में जाएंगे 120 प्लस 240। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वेव ऊपरी भाग की जो वेव है, ये 240 वोल्ट AC का है। और रिलेटिव ग्राउंड 0 to 0 वोल्टेज AC है। ये रहा जो आपकी पट्टी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1/60 सेकेंड्स की ये वेव्स हैं, और ये टाइम है। ये कॉमन ऑफ ग्राउंड वाइट वायर है दोस्तों, वाइट वायर है। ये फिगर आपके लिए एडवांस होने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ और आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 120 वोल्ट AC है यहाँ पर। और ये रहा, ये नीचे वाली जो फिगर, ये जो वेव बना रही है 120 वोल्ट AC है। ऊपर वाली जो है 240 वोल्ट AC या वेव बना रहा है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कंप्लीट हुआ अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पर आपका आ गया दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट मतलब दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर देखिए दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं, दिष्ट धारा को। डायरेक्ट करंट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बताया गया है कि डायरेक्ट करंट होता क्या है, आपको आगे भी मिलने वाले हैं। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है। नियत मतलब दिष्ट धारा
या डीसी कहलाती है। नियत रहती है मतलब दोस्तों आपका ये रहा, आपका ये वेव लगभग ऐसे ऐसे लगभग चलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलते हैं दोस्तों। ऐसे तो अल्टरनेटिंग करंट है, जो आपका दिष्ट धाराएं लगभग ऐसे ही चलते हैं आपका करंट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा व अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको नोट करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको जो बनने वाले हैं वहाँ पर आप थ्योरी में डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी का मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि होता क्या है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा व अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका प्रतीक एफ होता है, एफ इक्वल टू 1/t, जहाँ t समय अंतराल होता है नजदीकी श्रृंग और गर्त के बीच, या ओमेगा इक्वल टू दोस्तों श्रृंग मतलब ऊपर की भागे, ये रहा, ये आपकी ऊपर की भागे क्या है, श्रृंग है। नोट करेंगे दोस्तों, ये श्रृंग है और जो नीचे की भाग है ये गर्त है, नीचे की भाग गर्त है। अंतराल होता है नजदीक श्रृंग के गर्त के बीच, या ओमेगा इक्वल टू 2πf और एफ इक्वल टू ओमेगा 2π। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति की इकाई क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड होता है, साइकिल पर सेकेंड। आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकेंड होता है। नोट करेंगे दोस्तों, हर्ज होती है जिसे कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बिंदु पे देखेंगे दोस्तों, एफ इक्वल टू एन पी बाई 120, जहाँ एन क्या है, कुंडली के घूमने की गति प्रति मिनट है आरपीएम में, और पी क्या है, ध्रुवों की संख्या। और यहाँ पर एसी का समीकरण देखेंगे दोस्तों, आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तत्कालिक मान, तत्कालिक मान, तत्कालिक मान में क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का जो किसी भी पल मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों शिखर मान पर। शिखर मान क्या होता है, शिखर मान में क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा क्या है, वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। जो दोस्तों वोल्टता का धन और ऋण दिशा में जो अधिकतम मान की जो शिखर होता है उसका शिखर मान कहलाता है, धन और ऋण दिशा। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वेव, ये क्या होता है दोस्तों, आरएमएस मान एसी का वह मान है। नोट करेंगे दोस्तों, आरएमएस एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों आई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, 0.707, फिर पॉइंट है, आई मैक्स है, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों ई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, 0.707 होता है, फिर पॉइंट है, ई मैक्स है, या 1/2 भी कर सकते हैं अंडर रूट में आई मैक्स, और आई मैक्स और इसको भी कर सकते हैं दोस्तों 1/√2 ई मैक्स। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। प्रायः सभी वैद्युत मापक जो यंत्र होते हैं एसी का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। नोट करेंगे दोस्तों। अब औसत मान पर आइए दोस्तों। औसत मान एवरेज वैल्यू क्या होता है, औसत मान प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में
औसत मान जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है अथवा जो वोल्टता के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का जो औसत उसका मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों आधे चक्र का बात कर रहा है। यहाँ पर आधे चक्र के तत्कालिक मानों का जो औसत उसका औसत मान कहलाता है। ये औसत मान है दोस्तों, एवरेज वैल्यू नोट करेंगे दोस्तों। एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है, आई ए एवरेज, ये ए बी ई से दर्शाते हैं दोस्तों, ए बी ई लिख देंगे। आपका ये समझना है कि ये एवरेज वैल्यू है आपका। आई इक्वल टू कितना होता है, ये आधे चक्र की बात कर रहा है दोस्तों। तत्कालिक मान में जो औसत मान का जो मान औसत मान कहलाता है ये आधे चक्र की है। ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का है, वोल्टता। यहाँ पर देखिए दोस्तों आई एवरेज क्या है, इक्वल टू 0.637 है। आई मैक्स है, औसत मान का जो आई का वैल्यू है, आई का जो एवरेज वैल्यू है वो 0.637 आई मैक्स है। और ई का एवरेज वैल्यू क्या है, 0.637 सेम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप जब आधे चक्र की बात करेंगे, आधे चक्र की बात करेंगे दोस्तों आई और ई की, तो 0.63 सेम है। बस ई का जो सिंबल है आपको रखना पड़ेगा, ई मैक्स कर देंगे। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन के अनुसार, वहां पर क्वेश्चन का जो मान दिया गया है वहां पर आपको उसको रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बिंदु क्या कर रहा है, गणनाओं आदि में एसी का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है। गणना करने में, क्वेश्चन लगाने में जो क्वेश्चन आते हुए हैं एग्जाम में, उसकी जो एसी का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है गणनाओं में। अब आइए दोस्तों किस पर, शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। दोस्तों श्रृंग श्रृंग का देखेंगे, शिखर का जो गुणांक है श्रृंग का, उसको देखेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी में श्रृंग होता है और गर्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा में होती है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के जो शिखर मान है, आरएमएस मान के अनुपात के, आरएमएस मान के अनुपात के पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर कहते हैं। क्रैश फैक्टर देखिए दोस्तों, मैं क्रैश फैक्टर आपको बताया, यहाँ पर भी आपको क्रैश फैक्टर के बारे में दिया गया है, या इसको क्या कहते हैं, पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर भी कहते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, इसको तो पक्का नोट करेंगे, क्योंकि ये पीक फैक्टर सभी जानते हैं, क्रैश फैक्टर नहीं जानते। ये क्रैश फैक्टर क्या होता है, आपको क्वेश्चन क्रैश फैक्टर करके दे दिया कि क्रैश फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, शिखर गुणांक करके दे दिया तो क्या लिखेंगे, श्रृंग गुणांक करके दे दिया तो क्या करेंगे दोस्तों, ये एक तो और नोट करेंगे, क्रैश फैक्टर। क्रैश फैक्टर नोट करेंगे। क्रैश फैक्टर क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं आरएस मान के अनुपात के पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर कहते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों क्रैश फैक्टर, यहां पर नोट कर लेंगे दोस्तों, क्रैश फैक्टर। क्रैश फैक्टर ये पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर कहेंगे। इक्वल टू क्या होगा, आई मैक्स होगा, फिर बाई आई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्स बाई ई आर एम एस। इसका मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान कितना होगा क्रैश फैक्टर या पीक फैक्टर का, 1 दशमलव के बाद क्या होता है, जो अंक पढ़े जाते हैं, एक एक अंक पढ़े जाते हैं, 414 नहीं बोलेंगे दोस्तों, 414 मतलब 414 कहेंगे, 1.414 आपका ये दोस्तों पीक फैक्टर का मान है। और आपका नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, रूप गुणांक। रूप गुणांक क्या है, फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। दोस्तों प्रत्यावर्ती जो धारा होता है वोल्टेज के आरएमएस, यहाँ पर वोल्टेज के आरएमएस होता है दोस्तों मान, औसत मान के मतलब दोस्तों एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे की एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्म फैक्टर देखेंगे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर के एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक का, हिंदी में रूप गुणांक, और इसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं। और इसका जो प्रतीक है जिसे जो प्रदर्शित किया जाता है कि एफ है फॉर्म फैक्टर, और यहाँ पर आई आर एम एस बाई क्या है, आई एवरेज और इक्वल टू आई आर एम एस, सॉरी दोस्तों, आई आर एम एस बाई आई एवरेज है इक्वल टू ई आर एम एस बाई ई एवरेज। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, 1.11 होगा। किसका, रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर का। इसको के एफ से प्रदर्शित करते हैं, नोट करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है के एफ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होता है।
यह वोल्टेज धारा के लिए समान होता है। आपका नेक्स्ट है, कुछ चीजें यहाँ पर दिया गया है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। आपका क्वेश्चन में पीक फैक्टर के मान से पूछा गया था, ये मान पूछा गया था एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, इसको याद कर लेंगे, थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे दोस्तों। ये वेव है, वेव में देखिए दोस्तों कैसे कैसे वेव चल रहा है और इसकी मान क्या होता है। अलग अलग प्रकार के मान दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के वेव भी हैं। और ये देखिए ना दोस्तों, ये आपका दिष्ट धारा की वेव है और ये प्रत्यावर्ती धारा का वेव। ये ट्रिंगुलर ये रेक्टेंगुलर है, ये ट्रिंगुलर है। और ये साइनसोइडल मतलब दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ पर आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। और पीक फैक्टर में देखिए दोस्तों क्या क्या दी गई हैं। और वेव, पहले वेव देखेंगे। आपका वेव प्रत्यावर्ती है, प्रत्यावर्ती में देखिए दोस्तों एचडब्ल्यू वाले में देखेंगे, ये भी आपका प्रत्यावर्ती धाराएं हैं दोनों। और ये रहा आपका दिष्ट धारा, ये ट्रिंगुलर धारा है आपका। ट्रिकल जिसे कहते हैं दोस्तों, ट्रिकल आपको आगे मिलने वाले हैं। यहाँ पर आरएमएस वैल्यू देखेंगे। आरएमएस वैल्यू में देखिए दोस्तों ये आपका रहा प्रत्यावर्ती धारा। आई एम बाई क्या है, √2 आई एम है। यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों इसमें, क्यों? यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये डबल वेव लगाया गया है, डबल वेव हुआ है। यहाँ पर देखिए ट्रिपल है, यहाँ पर ट्रिपल वेव है, तो आई एम √, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर में देखेंगे दोस्तों, रेक्टेंगुलर में आई एम है और ट्रिकलर में आई एम √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू आपका 2im है बाई पाई है। और इसमें क्या डबल वाले, ये दोस्तों आपका जो प्रत्यावर्ती है 2im है और पाई है। और डबल वेव में im बाई पाई है और ट्रिपल में 2im है, यहाँ पर 2im पाई हो जाएगा दोस्तों। रेक्टेंगुलर में im है और फिर आपका ट्रिपल में im बाई 2 हो जाएगा। अब फॉर्म फैक्टर देखेंगे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर नोट करेंगे दोस्तों। फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, किसमें, प्रत्यावर्ती में। और डबल वेव में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.57 हो रहा है। और यहाँ पर फिर आपका ट्रिपल में कितना हो रहा है, ट्रिपल वेव जो बना रहा है यहाँ पर ये आपका, तो दोस्तों इसमें कितना होगा, 1.11 हो जाएगा। और ये रहा आपका रेक्टेंगुलर में 1.0 है, ट्रिकुलर में कितना है, ट्रिंगुलर में 1.16 है, 1.6 है। और पीक में देखेंगे दोस्तों, पीक में पीक फैक्टर 1.141 वहाँ पर, सॉरी दोस्तों 1.414 था। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ पॉइंटें करके दी गई हैं, इतना होता है 1.4142.0 होता, सॉरी दोस्तों 0 है, यहाँ पर शायद 0 आया हुआ है क्या, देख लेंगे दोस्तों, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, या इसके साथ ही होगा या यहाँ पर 0 होगा। लेकिन दोस्तों पिछले में तो आपको ये दर्शाया गया था 1.414, तो हो सकता है 2.0 यहाँ पर हो, 2.0 यहाँ पर हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो ट्रिपल वेव में है 1.414, ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पर 2.0 होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर में 1.0। और ये आपका क्वेश्चन ट्रिंगुलर का पूछा गया था, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पेपर यूपीपीसीएल में बना हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से 1.73 है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इसको नोट करेंगे। और आपका नेक्स्ट है, अब आ जाइए इन फेज। इन फेज क्या है दोस्तों, इन फेज क्या है, इन फेज को देखेंगे, डिफाइन करेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये आपका पूरा डिटेल में आपका ये चैप्टर 4 का मिलने वाले हैं, थ्योरी कंप्लीट है। एक वीडियो में आपका जितने भी वीडियो लंबी हो या छोटी हो, और आपका सारा चैप्टर 4 का डिटेल में दे दिया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इन फेज क्या है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियों, इन फेज में जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा एवं वोल्ट का, दो देखिए दोस्तों राशियां दो हैं, विद्युत धारा है और एक वोल्ट का है, साथ साथ घटती बढ़ती हुई एक ही समय में अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं, तो वे इन फेज राशियां कहलाती हैं। तो क्या पता दोस्तों, ये एक साथ पहुंचती हैं, कौन, विद्युत धारा और वोल्टेज।
एक ही समय में अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वो क्या इन फेज राशियां कहलाती हैं, यानी उनके बीच का जो योग है 0 अंश होता है। 0 अंश होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ए है, ये वाई है, ये फेज सिम ऐसे कुछ करके दिया गया है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा डिटेल में। और यहाँ पर ए है, ये साइन वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, आर इन द फेज, फेज है ये दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आउट ऑफ फेज। इन फेज आप देख लिए क्या होता है। वहां पर इन फेज में क्या हो रहा था, विद्युत धारा था और वोल्टेज था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो क्या हो रहा था, एक निश्चित समय में अपना जो शिखर मान तक पहुंच रहे हैं, तो इन फेज था, वहां पर जो उसकी 0 अंश बना रहा था वहां पे इन फेज में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आउट ऑफ फेज में क्या हो रहा है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर थीटा, ये थीटा है, थीटा कोष्टक में थीटा और थीटा अंश अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं, तो मतलब दोस्तों कुछ अंशों के अंतर पर, इसमें कुछ अंतर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन फेज तो साथ साथ पहुंच रही थी, यहाँ पर थीटा अंश पहुंच रहा है, तो इसमें कुछ अंतर है, इसमें कुछ अंतर पर पहुंच रही है, वो अपने शिखर मान पर पहुंच रही है, शिखर मान पर पहुंच रही है, लेकिन कुछ अंतर पर पहुंच रही है। तो वे क्या है, आउटपुट ऑफ फेज राशियां कहलाती हैं, आउटपुट फेज राशियां कहलाती हैं। और यहाँ पर वाई है और ये आपका कुछ मान लिया गया है। तो अब नीचे कुछ पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ये देखिए आपका घटती बढ़ती हुई शिखर मान पर पहुंच रहे हैं कुछ अंतर पर, ये आपको फिगर दर्शाया गया है, आपको फिगर दर्शाया गया है समझने के लिए कि देखिए यहाँ पर कुछ अंतर पर ये शिखर मान पर अपने पहुंच रही हैं, कुछ अंतर पर थीटा अंश पर। और कुछ यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंटें दी गई हैं कि क्या इसके आगे क्या होने वाला है इस फिगर में। अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 अंश 90 डिग्री हो तो 90 अंश की डिग्री पर हो तो 90 डिग्री या 90 अंश पर हो तो वे क्या है, क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर दोस्तों 90 डिग्री हो तो वे क्वाड्रेचर तथा 180 हो तो एंटी फेज कहलाती है। नोट करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्योंकि ये इन फेज आउट फेज अभी तो लगभग पता ही नहीं रहता क्या होता है, और यहाँ पर इसका नाम क्या है कि ये अंतर जो हो रहे हैं 90 अंश पर और 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर जो अंतर हो रहे हैं, इसका नाम क्या है। तो आपको क्वेश्चन बनाएगा, यदि दोनों राशियों के बीच 90 अंश का 90 डिग्री अंश का या 90 अंश का गैप रखता है, या उस गैप है, या फिर घटती अंश कुछ अंतर हैं, तो उसका नाम क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन दे देगा। तो क्वाड्रेचर उसका नाम है, और 180 पर एंटी फेज कहलाती है, एंटी फेज नाम है, इसको नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट है अग्रगामी तथा पश्चगामी राशियां। अग्रगामी तथा पश्चगामी राशियां देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे लीडिंग राशि कहलाती है। वह फिर से इसको अग्रगामी तथा पश्चगामी को नोट करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं इससे, अग्रगामी और पश्चगामी। वह प्रत्यावर्ती राशि, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि से, प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे लीडिंग राशि कहलाती है। नोट करेंगे दोस्तों, मैं कहो फिर से बता दूं, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी, मतलब एक पहली है, वो दूसरी जो प्रत्यावर्ती राशि है, प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले, पहली वाली जो पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे तो लीडिंग राशि कहलाती है। सेकंड वाला देखेंगे, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की, मतलब दोस्तों अब पहली नहीं दूसरी है, दूसरी प्रत्यय राशि की अपेक्षा बाद में, मतलब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि जो पहली है वो बाद में पहुंचे और जो दूसरी वो पहले पहुंच जाए, बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे तो लैंगिंग राशि कहलाती है। नोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे, और यहाँ पर तो आपको डिफाइन किया गया है, पहले ही आप इसको देखिए, हमारे बताने में थोड़ा मिस्टेक हुआ हो तो आप इसको देख लीजिएगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ देखें,
प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टता इन फेज रहते हैं। और यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। नोट करेंगे दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए आया हुआ है और आपके लिए बेस्ट है। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडक्टर या चोक वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। दूसरा देखेंगे, जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान पर इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है, जिसे इंडक्टर या चोक कहते हैं। दोस्तों इंडक्टर को चोक भी कहते हैं, इंडक्टर या चोक एक ही है दोस्तों। अब यहाँ पर इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है विद्युत धारा मान में, इंडक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसका प्रतीक यल तथा मात्रक क्या है? हेनरी होता है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, इसका जो प्रतीक है यल होता है इंडक्टेंस का, और इसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है। एच से प्रदर्शित किया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टर्स को भी समूहन की जरूरत पड़ती है, जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में क्या दिया गया है? यल टी। दोस्तों ये जो ऊपर का जो पॉइंट दिया गया है इसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर नीचे इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर दोनों दिया गया है, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। कैसे दिया गया है? यल टी इक्वल टू यल 1 प्लस यल 2 प्लस 1 3 प्लस डॉट 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 यल एन है। और समानांतर का जो है, समानांतर क्रम में क्या होता है? 1 बाई यल टी होता है, इक्वल टू 1 बाई यल 1 प्लस 1 बाई यल 2 प्लस 1 बाई यल 3 प्लस डॉट 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 1 बाई यल एन तक आपका दोस्तों। अब आइए प्रेरक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। यहाँ पर पॉइंट है, देखिए दोस्तों, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, यहाँ पर कुंडली के द्वारा विरोध ही उसका क्या हो रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जो विरोध करे उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इनका प्रतीक क्या होता है? यक्स यल होता है। दोस्तों ये सारी चीजें सबसे ज्यादा शायद लगता है मुझे कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यक्सल तथा मात्रक ओम होता है, यक्सल इक्वल टू क्या है? 2 पाई एफ इंटू यल, जहां एफ क्या फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में और यल इंडक्टेंस हेनरी में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना, इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना आई एल है। इंडक्टर परिपथ में विद्युत धारा है, यहाँ पर विद्युत धारा है दोस्तों, धारा की गणना कर रहा है यहाँ पर आई एल इक्वल टू वी बाई एक्स एल, जहां आई एल क्या है? विद्युत धारा एम्पियर में है और वी क्या है? वोल्ट में है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में, प्योर इंडक्टिव सर्किट, केवल इंडक्टर अथवा चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों,
वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है, कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता क्या होता है, विद्युत धारा वोल्टता में 90 डिग्री पिछड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। अब संधारित्र देखेंगे दोस्तों, संधारित्र कैपेसिटर, ये पॉइंट देखेंगे दोस्तों। कैपेसिटर का किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित एसी युक्त है जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है। कंडेंसर भी कहते हैं दोस्तों, जो पंखे में यूज किया जाता है कंडेंसर। और फिर स्टार्टर में 3 हार्स पावर तो 1 हार्स पावर का जो स्टार्टर होता है, 5 हार्स पावर का स्टार्टर होता है, उसमें कैपेसिटर संधारित्र कंडेंसर यूज किया जाता है दोस्तों। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है, संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए धारिता, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं धारिता को। यहाँ पर देखिए एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। धारिता का क्या होता है, कैपेसिटेंस धारिता एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। वोल्टता मान में होने वाला जो परिवर्तन का विरोध करे वो धारिता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रतीक सी होता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, धारिता का सी है। और मात्रक क्या है इसका दोस्तों, मात्रक नोट करेंगे, फैरड है। कैपेसिटेंस का जो मात्रक है फैरड होता है। अब आइए दोस्तों संधारित्र प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात। यहाँ पर पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है इसमें, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है, इसका जो प्रतीक है यक्स सी तथा मात्रक ओम होता है। नोट करेंगे दोस्तों, संधारित्र प्रतिघात नोट करेंगे। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और जो इसका जो प्रतीक होता है यक्स सी होता है, इसकी मात्रक संधारित्र प्रतिघात का ओम होता है, इसका जो मात्रक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निम्न सूत्र से किया जाता है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन जो होगा इसी पर रखकर आपका संधारित्र प्रतिघात का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है यक्स सी इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई इंटू एफ इंटू सी है, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, सी धारिता फैरड में है। यहाँ पर पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, संधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना। आपका नेक्स्ट है अब दोस्तों आपके लिए बेस्ट वीडियो है। यहाँ पर चैप्टर 4 से कंप्लीट आपका थ्योरी है, इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं चैप्टर 4 का, और ऐसे आपका आता रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ आई क्या है विद्युत धारा एम्पियर में है और वी वोल्टेज जो है वोल्टता है, वोल्ट्स में है, आई विद्युत धारा एम्पियर में है दोस्तों। और यहाँ पर अब आगे देखेंगे दोस्तों शुद्ध संधारित्र परिपथ क्या होता है, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। यहाँ पर देखिए दोस्तों केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। जो केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं है या नहीं होता, क्योंकि चालक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। नेक्स्ट है, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टता विद्युत धारा से 90 अंश पिछड़ जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 डिग्री पिछड़ जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है शून्य होता है। नेक्स्ट है, शायद दोस्तों ये 2 बार हो गया। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों प्रतिबाधा इम्पीडेंस दोस्तों, प्रतिबाधा इम्पीडेंस।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी एसी परिपथ में, इम्पीडेंस कहते हैं प्रतिबाधा को, किसी एसी परिपथ में, किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए, किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, पहले ही पॉइंट देखिए दोस्तों, पहला ही पॉइंट देखिए, किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह, जो विद्युत धारा प्रवाह है, विद्यमान कुल अवरोध, विद्युत धारा में विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो प्रतीक है जेड है, इम्पीडेंस का, और जो प्रतिबाधा है इसका मात्रक ओम है। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ट्रायंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। नोट करेंगे दोस्तों, इम्पीडेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। अब आइए दोस्तों श्रेणी आर एल परिपथ, सीरीज आर एल सर्किट में, यहाँ पर पॉइंट है देखिए दोस्तों, ये आर है, ये एल है, यहाँ पर बी से कुछ दिया गया है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये आपका ये जो ऊपर का है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही है आपका यल और आर। इस परिपथ में प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधक है, और इंडक्टर, यहाँ पर यल इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। नेक्स्ट है, अब क्या हो रहा है, अब संयोजित हो रहा है, संयोजित हुआ। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आर वहां पर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस हो तो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका फार्मूला बनाया गया है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सियल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है, यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण, ये कोण है दोस्तों, ये फाई, पिछड़ने का कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर नोट करेंगे दोस्तों, पी पावर फैक्टर, यदि विद्युत के पिछड़ने का जो कोण होता है फाई द्वारा दर्शाया जाए तो जो पावर फैक्टर होगा कॉस फाई इक्वल टू आर जेड, सॉरी दोस्तों, इक्वल टू आर बाई जेड, तथा यहाँ पर जो शक्ति व्यय हो रहा है पी इक्वल टू आई शक्ति व्यय, तथा जो शक्ति व्यय है पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होगा। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों आरसी जो श्रेणी परिपथ है, जो सर्किट है, पॉइंटे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी दर्शाया गया है, यहाँ पर बी दर्शाया गया है, यहाँ पर अल्टरनेटर करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। इस परिपथ में जो ये सिंबल है दोस्तों, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संधारित्र सी है और प्रतिरोधक आर संयोजित हो रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित हो रहा है। आपका नेक्स्ट है, अब क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है तो क्या बनाएगा ये आपका क्या बनाएगा, यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध, आर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो तो जो इम्पीडेंस जेड है तो क्या बना देगा दोस्तों, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, यदि विद्युत धारा आगे बढ़ने का जो कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो इसका जो पावर फैक्टर होगा cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होगा, और जो इसकी शक्ति होगी, इसकी जो शक्ति P इक्वल टू वी आई कॉस फाई है। और यहाँ पर आइए दोस्तों श्रेणी आर एल सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्रेणी आर एल सी सर्किट है। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, यदि परिपथ में प्रतिरोधक इंडक्टर तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रतिरोधक वी आर। अब आइए यहाँ पर दोस्तों संधारित्र है, और यहाँ पर इंडक्टर पहले है दोस्तों, इंडक्टर है, और यहाँ पर संधारित्र है, और अल्टरनेटिंग करंट है। और आपका आगे नेक्स्ट पॉइंट बना क्या रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये, यदि प्रतिरोध R जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सियल तथा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्ससी हो तो जो इम्पीडेंस जेड है तो क्या होगा। यहाँ पर फार्मूला बना रहा है दोस्तों, नोट करेंगे, फार्मूला बेस्ट आपके लिए, बेस्ट ये फार्मूला होंगे क्योंकि इसी पर एग्जाम क्वेश्चन है। जेड इक्वल टू क्या हो रहा है, अब एग्जाम क्वेश्चन अधिक पूछ रहे हैं दोस्तों, लगभग 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। और फिर आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहते हैं दोस्तों। जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये एक्ससी स्क्वायर है दोस्तों, अंडर रूट में है। नोट करेंगे दोस्तों, उपरोक्त सूत्र में जो चिन्ह ये दर्शाएगा इसका तात्पर्य अंतर अर्थात बड़ी
संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर अंतर प्राप्त करें। इस फिगर का जो यहाँ पर दर्शाया गया है इसके बारे में भी बता दिया गया है, नोट करना है आपको। उपरोक्त सूत्र में जो चिन्ह का ये दर्शाया गया है इसका तात्पर्य क्या है, ये अंतर अर्थात बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटाकर अंतर प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि धारा तथा वोल्टा फेज अंतर फाई हो तो, धारा और वोल्टा का जो फेज अंतर फाई हो तो जो पावर फैक्टर होगा कास फाई इक्वल टू आर बाई जेड होगा, और जो शक्ति होगी, जो पावर शक्ति होगी, व्यय हो रहा है, शक्ति व्यय हो रहा है, पी इक्वल टू क्या वी आई कॉस फाई होगा। आपका नेक्स्ट है, अब अनुनाद देखेंगे दोस्तों। अनुनाद, अनुनाद में क्या हो रहा है दोस्तों, किसी श्रेणी आर एल सी परिपथ में वह स्थिति जिसमें एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए, जो दोस्तों किसी श्रेणी आर एल सी परिपथ में वह स्थिति जिसमें एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए रेजोनेंस कहलाती है। एक्सएल और एक्ससी हो जाते हैं तो रेजोनेंस कहलाती है, और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तथा इम्पीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। कुल जो प्रतिरोध होगा, जो इम्पीडेंस परिपथ के जो कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जेड इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्ससी कोष्टक में, सॉरी दोस्तों था कोष्टक में और स्क्वायर है। जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो तो एक्सएल एक्ससी हो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर आगे तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर कोष्टक में जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है तो फिर क्या हो रहा है, 2 पाई एफ आर एल इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ आर सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 पाई गुड़े 2 पाई गुड़े एल सी है। और ये जो कोष्टक में आपका ये बनाया गया है, और ये दोस्तों, और ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एफ आर इक्वल टू 1 बाई पाई को अंडर रूट में एल सी, अंडर रूट में एल सी आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम दर्शा दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपका, और ये चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी ही दिया गया है, और ये इसका पूर्ण रूप यहाँ पर दिया गया है। और इसको आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 2 निकाल के अंडर रूट कर दिया है पाई को बाहर करके। और दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होता है, एसी परिपथों में धारा तथा वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल आभासी शक्ति नोट करेंगे दोस्तों। एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता की वर्ग माध्य मूल मानों के गुणनफल VI के या VI को आभासी शक्ति कहते हैं। VI को आभासी शक्ति है दोस्तों। धारा जो वोल्टा है इसके वर्ग माध्य मूल मानों को जो गुणनफल है, इसका जो गुणनफल है VI को आभासी शक्ति कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। इसे VA मतलब दोस्तों वोल्ट एम्पियर से व्यक्त करते हैं तथा बड़ी इकाई KVA है, किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर अब आएंगे वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर। एसी परिपथों में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे VI cos फाई इक्वल टू W से व्यक्त करते हैं। ट्रू जो वास्तविक शक्ति है दोस्तों, आभासी शक्ति तथा जो शक्ति गुणांक है इसके गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। आभासी शक्ति तथा क्या है, शक्ति गुणांक को, और इसका जो वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, VI cos फाई इक्वल टू W से व्यक्त करते हैं। इसकी जो इकाई है W, वाट या किलोवाट है। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति VI है तथा जो धारा वोल्टता के फेज कोण के साइन फाई के गुणनफल VI जो साइन फाई को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। यहाँ पर आएंगे अब, इसे वाटहीन शक्ति या वाटलेस पावर भी कहते हैं। इसकी जो इकाई प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर VAR या प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर KVAR है। आपका नेक्स्ट है
ये रहा आपका फिगर। ये फिगर के माध्यम से दोस्तों आपका कुछ आगे फिगर्स हैं, आपका कुछ इस फिगर के माध्यम से आपका फिगर भी दिया गया, कुछ डिफाइंस भी किया गया है। तो देखते हैं आगे फिगर आपका क्या है और नोट करेंगे। पहला, शुद्ध प्रेरक तथा संधारित प्रतिपदों में शक्ति व्यय शून्य होता है, अर्थात ऐसे परिपद में जो शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिकारक जो शक्ति व्यय साइन फाई कोण उपयोगी कार्य नहीं करता है। अब आइए दोस्तों पावर फैक्टर में। पावर फैक्टर क्या है? एसी परिपथ में जो वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का जो अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। जो वास्तविक शक्ति है फिर आभासी शक्ति का जो अनुपात है उसे पावर फैक्टर कहते हैं। नोट करेंगे दोस्तों। पावर फैक्टर के बारे में भी बहुत ज़्यादा है। पावर फैक्टर में एग्जामिनर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर में आप क्या बताएंगे? जो वास्तविक शक्ति है आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर इक्वल टू वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति इक्वल टू वी आई cos फाई बाई वी आई। आप फार्मूला भी बता दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन, आपका जो पावर फैक्टर से समझ लीजिए आपका डिफाइन हो गया है कि आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे इससे। वी आई cos फाई बाई वी आई इक्वल टू cos फाई। आपका नेक्स्ट है, अब ये रहा आपका फिगर। के वी आर रिएक्टिव पावर है, इसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। अपार्टेंट सॉरी दोस्तों, के वी ए को अपीरियंट पावर कहते हैं दोस्तों। के डब्ल्यू को एक्टिव पावर बोलते हैं। आपका नेक्स्ट है, रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द quantity of unused power that is developed by reactive components in a AC circuit or system। यहाँ पर देखिए तो अप्रियंट पावर क्या है? यस इक्वल टू क्या है? वी आई है। यहाँ पर थीटा कोड बना रहा है। यस क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मान अलग कर दिया गया है, मान अपने हिसाब से बनाया गया है। यस इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। और रिएक्टिव पावर क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई है। एक्टिव पावर क्या? पी इक्वल टू वी आई cos फाई है। आपका नेक्स्ट है, इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेंगे। पावर ट्रिंगलर देखेंगे दोस्तों। पावर ट्रिंगल क्या है? अप्रियंट पावर क्या है? मेजर्ड इन वी ए के वी एस डब्ल्यू क्यू है। यहाँ पर फेज सिंगल है। रियल ऑफ ट्रू पावर मेजर्ड इन वाट्स के डब्ल्यू। दोस्तों वही है सारी चीज़ें, आप देख लेंगे। आपका नेक्स्ट है, ये भी वही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कास थीटा दर्शा दिया गया है, यहाँ पर थीटा मान लिया गया है, यहाँ पर थीटा रख दिया गया के वी ए में। के वी आर के डब्ल्यू पी एफ इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू ए इक्वल टू कास थीटा। यहाँ पर उधर फाई भी कर सकते हैं, के वी ए आर के वी ए साइन फाई। दोस्तों देखिए यहाँ पर के डब्ल्यू है और यहाँ के वी ए है, यहाँ पर के वी ए आर करके फिर के वी ए करके फिर साइन थीटा है। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की जो कोज्जा को पावर फैक्टर कहते हैं। नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। एसी परिपथ में जो प्रतिरोध तथा जो इम्पीडेंस है इसका जो अनुपात है पावर फैक्टर कहलाता है। पी एफ इक्वल टू cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः क्या होगा? वो किसी उपभोक्ता जो यूज कर रहा है विद्युत बिजली यूज कर रहा है तो क्या होगा? उपभोक्ता सामान्यतः 0.95 पक्षवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाले एग्जाम में एडवांस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है दोस्तों पावर फैक्टर। पॉइंटें जो है, पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है। पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान होता है दोस्तों 1 होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। नोट करेंगे, पावर फैक्टर का अधिकतम मान जो इकाई होता है 1 होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पावर फैक्टर यूनिट है दोस्तों, यूनिटी है इसकी जो पावर फैक्टर का, एक्स सी इक्वल टू एक्स एल है। और लीडिंग में देखेंगे दोस्तों, लीडिंग में क्या कर रहा है? लीडिंग में एक्स सी, इसकी जो साइडें छोटे बड़े के हिसाब से लीडिंग और लैंगिंग हो रहे हैं। जो छोटे हैं वो लीडिंग कर रहा है, जो बड़े हैं लैंगिंग कर रहा है, छोटे बड़े के हिसाब से अपना कर रहा है दोस्तों। इसको देखेंगे, ये एक्सियल है, फिर सेम वही है दोस्तों, बस ये मायने रखता है आपका जो ये बीच में लगा हुआ है, ये आपका मायने रखता है। ये यूनिटी है इसकी, एक्स सी इक्वल टू एक्सियल है, यूनिटी पावर फैक्टर का। और लीडिंग और लैंगिंग कैसे कर रहा है आप यहाँ पर देखेंगे। प्रवेश्यता एडमिटेंस कहते हैं, प्रवेश्यता को एडमिटेंस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंटें दिए गए हैं, देखेंगे।
किसी ऐसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों, किसी ऐसी परिपथ में जो इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। नोट करेंगे, इस इंपॉर्टेंट है। एडमिटेंस कब कहते हैं? किसी ऐसी परिपथ में जो इम्पीडेंस का जब विलोम कर देंगे इम्पीडेंस का, तो एडमिटेंस कहलाता है। इसका जो मात्रक है महो है, और इसका या साइमन भी कह सकते हैं, साइमन भी कह सकते हैं या महो भी कह सकते हैं। साइमन होता है, तथा जो वाई से दर्शाया जाता है इसको दोस्तों, जो एडमिटेंस है इसको वाई से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश कंडक्टेंस जी तथा सस्पेंटेंस बी होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट है। जिस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, इम्पीडेंस के अंश जो होते हैं क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। इम्पीडेंस के कौन कौन होते हैं? प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं। उसी प्रकार जो एडमिटेंस है इसके भी दो अंश होते हैं। कौन कौन होते हैं? कंडक्टेंस और सस्पेंटेंस। और इसको जो दर्शाए जाते हैं, इसको कंडक्टेंस को जी से और सस्पेंटेंस को बी से प्रदर्शित करते हैं, होते हैं। और यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इसको नोट करेंगे। जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाई इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह दोस्तों, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस का ये है, और ये किसका है? एडमिटेंस का। एडमिटेंस क्या है? वाई इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ये फार्मूले हैं, नोट करेंगे दोस्तों, बेस्ट है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए चालकता पर। कंडक्टेंस, चालकता क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध तथा विलोम कंडक्टेंस कहलाता है। प्रतिरोध, नोट करेंगे दोस्तों, प्रतिरोध का जो विलोम है कंडक्टेंस कहलाता है। इसे जी से सूचित किया जाता है चालकता को, और इसका जो मात्रक है महो है, और साइमन भी होता है। यहाँ पर नोट करेंगे जी इक्वल टू 1/r होता है। अब आइए अनुकार्यता, सस्पेंटेंस, अनुकार्यता सस्पेंटेंस। अब नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंस यक्स, रिएक्टेंस यक्स का विलोम सस्पेंटेंस कहलाता है दोस्तों। रिएक्टेंस यक्स का जो विलोम है सस्पेंटेंस कहलाता है। इसे बी से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको अनुकार्यता या सस्पेंटेंस का जो मात्रक है महो है, और साइमन भी होता है। इसको साइमन भी कहते हैं, या महो या साइमन भी। और इसको बी इक्वल टू क्या कहते हैं? 1/x भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल समीकरण पर। V इक्वल टू क्या है? मैक्स साइन ओमेगा टी है, और वोल्ट, और यहाँ पर धारा है I इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज या वोल्ट था। V इक्वल टू क्या होता है? V मैक्स साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी है, जहाँ वोल्टता का तत्कालिक मान है और I विद्युत धारा का तत्कालिक मान है। V मैक्स वोल्टता का शिखर मान है, और आई मैक्स क्या है? विद्युत धारा का शिखर मान है। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ क्या है? कोणीय वेग, रेडियन है क्या दोस्तों? रेडियन प्रति सेकेंड होता है क्या? इसको देखेंगे दोस्तों, कोणीय वेग रेडियन में होता है क्या? रेडियन या रेडियन सेकेंड, इसको देखेंगे दोस्तों, जहां एफ इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। आपका नेक्स्ट है, इसको नोट करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जिसे कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड या रेडियस दोस्तों रेडियन प्रति सेकेंड ही होगा, RAD करके है। इसको देखेंगे तो दोस्तों रेडियन ही होगा, कुछ और होगा, देख लेंगे आप। और आपका नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है जो यहाँ पर दर्शाया गया था, शक्ति गुणांक के और फेज कुछ करके ऐसे था दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है दोस्तों, इसमें कुछ हम बता नहीं पाएंगे। और ये श्रेणी परिपथ के परिपथों का तालिका है। क्या है? परिपथों की तालिका। यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ दिए गए थे, दिखाई प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दोस्तों आप इसको दूर करके आप समझ पाए तो समझ लेंगे थोड़ा सा। और ये फिगर मैं इसलिए जो लाया हूँ, आप कहीं से भी इसको खोज लेंगे, क्योंकि लगभग 4 घंटे बीत गए, हम खोजते रह गए, मिला नहीं हमको अभी ये फिगर। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका नेक्स्ट है
अब आइए त्रिकला प्रणाली पर थ्री फेज सिस्टम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, त्रिकला प्रणाली थ्री फेज सिस्टम पर क्या कह रहा है, पॉइंटें देखेंगे। वन फेज सिस्टम के, सॉरी दोस्तों, वन फाई सिस्टम के या फेज सिस्टम के समूह से तीन फेज प्रणाली बनती, थ्री फाई प्रणाली बनती है। लेकिन भारत में थ्री फाई प्रणाली पर उत्पादन तथा पारेषण सब होता है। वन फेज सिस्टम के समूहन से थ्री फेज या फाई प्रणाली बनाती है, समूहन से थ्री फेज प्रणाली बनाती है, थ्री फेज प्रणाली बनाती है। लेकिन भारत में थ्री फेज प्रणाली पर उत्पादन तथा पारेषण सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन 90 डिग्री होता है, जबकि विस्थापन 90 डिग्री होता है, जबकि थ्री फेज सप्लाई में बाइंडिंग का जो विद्युत विस्थापन 120 अंश या 120 डिग्री होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ये दो फेज सप्लाई में 90 डिग्री हो रहा है और थ्री फेज सप्लाई में जो विद्युत विस्थापन हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है। और थ्री फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण वन फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की सब, सॉरी दोस्तों, थ्री फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण थ्री फेज पर मतलब आधारित है, एक फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की जो अपेक्षा आकार में छोटे, वजन में हल्के तथा अधिक दक्षता वाले होते हैं। वन फेज, थ्री फेज प्रणाली का ही मतलब आधारित पर रहेगा उपकरण। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। थ्री फेज सिस्टम को दो तरीकों से जोड़ा जाता है। तीन फेज जो थ्री फेज होता है सिस्टम, इसको दो तरीकों से जोड़ा जाता है। कौन कौन से, स्टार कनेक्शन जिसे वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर फिगर दिया गया है, इस फिगर को थोड़ा सा देख लेंगे स्टार कनेक्शन के टाइप से, और आगे कुछ दिया गया है, फिगर है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें अनसेम है, अनसिस्टम तरीके से हैं, लेकिन ये आपका बेस्ट है दोस्तों, ये फिगर आप देख लेंगे जो स्टार कनेक्शन के द्वारा है। आपका नेक्स्ट है, ये भी फिगर आपके लिए बेस्ट है, अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। यहाँ पर आइए डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। पॉइंटें नोट करेंगे दोस्तों, जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो, जब लोड डेल्टा कनेक्शन में होता है तब क्या होता है, वी एल इक्वल टू वी पी एच होता है फेज में, जहाँ वी एल क्या होता है, लाइन वोल्टेज है, और वी पी एच क्या है, फेज वोल्टेज में है, तथा आई पी एच क्या है, और सॉरी दोस्तों, आई पी एच इक्वल टू, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप, आई पी एच इक्वल टू आई एल बाई अंडर रूट थ्री, जहाँ आई एल क्या है, लाइन करंट, आई एल लाइन करंट है, और पी एच फेज करंट है। नोट करेंगे दोस्तों, ये अंडर रूट थ्री है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो, जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में होता है तब क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में आप तो देख ही लिए, वी एल इक्वल टू पी एच है, और एल क्या है, लाइन वोल्टेज है, पी एच क्या है, फेज वोल्टेज है। और नेक्स्ट क्या है, पी आई पी एच क्या है, आई पी एच इक्वल टू आई एल बाई अंडर रूट थ्री, जहाँ आई एल क्या है, ऊपर वाला यहाँ पर आई एल देखिए लाइन करंट है, और नीचे का जो ये रहा आपका आई पी, सॉरी दोस्तों, आई पी एच इक्वल टू फेज करंट है। अब आइए स्टार कनेक्शन में, जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो, स्टार कनेक्शन में हो तो आई एल इक्वल टू आई पी एच, जहाँ क्या है, आई एल क्या है, आई एल लाइन करंट है, और आई पी एच क्या है, फेज करंट है, फेज करंट। तथा अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वी पी एच क्या है, नोट करेंगे दोस्तों, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग मान पर ये बता रहा है, ये थ्री फेज है, टू फेज, वन फेज हो सकते हैं। वी पी एच इक्वल टू वी वन बाई अंडर रूट थ्री, जहाँ वी पी एच क्या है, फेज वोल्टेज, तथा वी वन क्या है, लाइन वोल्टेज। और अब आइए दोस्तों, जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर पीटी, स्टार कनेक्शन में जो वाई है, जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो जो पावर पीटी, पीटी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा होगा। नोट करेंगे, ये बेस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला नहीं नोट करेंगे तो चलेगा, लेकिन नीचे वाला नोट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आइए, जब कोई लोड डेल्टा, सॉरी दोस्तों, त्रिभुज कनेक्शन या डेल्टा था, डेल्टा कनेक्शन में हो तो जो पावर होगा, जो पावर पीटी है, पीटी इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर आइए, थ्री फेज प्रणाली में जो तारों का फेज अनुक्रम आर वाई बी होता है, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू होता है थ्री फेज अनुक्रम में।
और यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों, थ्री फेज सप्लाई का जो फेज अनुक्रम होगा, थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। फेज अनुक्रम क्या होगा, इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है थ्री फेज का। और बहुफेजी मोटरें स्वतः स्टार्ट होती हैं दोस्तों, बहुफेजी जो होती हैं मोटरें, बहुफेजी मोटरें होती हैं स्वतः स्टार्ट हो जाती है। और वन फेज अल्टरनेटर की तुलना में, वन फेज अल्टरनेटर की तुलना में क्या होता है, थ्री फाइव अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है। अल्टरनेटर की तुलना में जो वन फेज अल्टरनेटर की तुलना में जो थ्री फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर थ्री फेज मोटर की तुलना में वन फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है। थ्री फेज मोटर की तुलना में वन फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है, नोट करेंगे। सेकंड वाला है दोस्तों, एक फेज संचारण प्रणाली की तुलना में, एक फेज संचारण प्रणाली की तुलना में तीन फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है तथा थ्री फेज संचारण प्रणाली में तांबा क्षति कम होती है, नोट करेंगे दोस्तों। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल तार कहते हैं, जिसमें धारा का मान शून्य होता है। इसे ही थ्री फेज फोर वायर प्रणाली कहते हैं। इसे ही स्टार कनेक्शन को क्या कहते हैं, तीन तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, जिसमें धारा का मान शून्य होता है। इसे ही थ्री फेज और चार वायर प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, दो प्रत्यावर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। जो आदर्श धारा स्रोत है उसमें जो प्रतिरोध है, आंतरिक जो प्रतिरोध है अनंत होना चाहिए तथा जो आंतरिक चालकता है शून्य। नेक्स्ट पॉइंट, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का स्रोत आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, शून्य, और आंतरिक चालकता अनंत होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट केवल प्रतिरोध धारण किया रहेगा, नोट कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आइए दोस्तों, विद्युतीय विस्थापन में क्या हो रहा है, विद्युतीय विस्थापन इक्वल टू 360 विद्युतीय अंश बाई फेजों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। किसी भी त्रिफेजी मोटर के दो फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यदि कोई थ्री फेज प्रेरण मोटर आर वाई बी फेज अनुक्रम में जुड़ी है, तब यदि आर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर बी वाई का दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। नोट करेंगे दोस्तों, मोटर की घूमने की दिशा कब बदलती है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसको नोट करेंगे। दोलित्र परिपथ में आवृत्ति एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। नेक्स्ट है, AC के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। AC के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान शून्य लीडिंग होता है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, एक संधारित्र में जो पावर फैक्टर का मान शून्य लीडिंग होता है। दोस्तों ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।